हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 4 का जो बी पार्ट है उसकी थ्योरी स्टार्ट करेंगे। और जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है उसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ये जानने के लिए पहले आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ये हमारे पास अर्थ है एंड अर्थ के कुछ किलोमीटर ऊपर तक हमारी हवा की लेयर्स होती हैं। हम इन्हीं लेयर्स को एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारे अर्थ से इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग हमारी 300 किलोमीटर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अर्थ के अराउंड हमारे हवा की लेयर्स हैं जिसकी ऊंचाई लगभग 300 किलोमीटर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इन्हीं लेयर्स ऑफ एयर्स को बेसिकली हम यहां पर एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। अब मैं आपको यहां पर एक चीज समझाना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये मेरे पास यहां पे अर्थ है और मैं कहता हूं कि हमारी जो हवा है, जो हमारे एयर के जो लेयर्स हैं, उसकी जो हाइट है वो है लगभग 300 किलोमीटर ऊपर। तो ये जो हवा है इसका अपना एक वेट होगा और वो वेट आपका एक्ट करता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ नॉर्मली, और इसी वेट को कहा जाता है आपका थ्रस्ट। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो हवा के लेयर्स हैं इसका जो वेट है वो सरफेस ऑफ अर्थ पर एक्ट करता है। तो कितना थ्रस्ट एक्ट कर रहा है ये एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया के हिसाब से, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। मेरे पास अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द क्या है, एयर की लेयर्स जिनको हम बेसिकली एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 300 किलोमीटर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। वो हमारे अर्थ के ऊपर एक वेट या थ्रस्ट एक्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो कितनी थ्रस्ट एक्ट कर रही है पर यूनिट एरिया, हम उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बाय डेफिनेशन अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया on the earth's surface due to the column of air is called atmospheric pressure on the surface of earth. Now, to understand the gravity of the concept, मतलब ये concept कितना important है ये समझने के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। तो देखिए, बात ये है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास ना 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का एक पीस ऑफ पेपर है। 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है। समझने की कोशिश करना कि स्केल आपके पास होता है जब वो 15 सेंटीमीटर का होता है, उसका एक सेक्शन कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का जो पेपर है ना वो आपने लिया हुआ है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या थ्रस्ट जो इस एरिया पे एक्ट करता है वो लगभग 1 kgf का होता है। 1 kgf का जो थ्रस्ट इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे एक्ट करेगा उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब मेरी बात समझने की प्लीज कोशिश करना। मैंने कहा 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, ये छोटा सा टुकड़ा होगा आपका। इसके ऊपर अगर 1 किलो वेट मैं रख देता हूं तो वो जो प्रेशर इस एरिया पे एक्ट करेगा वो होता है आपका, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसको और थोड़ा एनलार्ज करता हूं। सपोज कर लो कि मैं इसको मतलब बेसिकली अगर मैं इसको प्रेशर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 1 किलोग्राम फोर्स डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देखिए, अगर मैं इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ये बन जाएगा आपका 10 न्यूटन, क्योंकि हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डिवाइडेड बाय ये है सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर मैं इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। कैसे है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये बेस में है तो ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। तो अगर मैं इस चीज को भी समझाऊं तो मैं ऐसे समझा सकता हूं कि सपोज आपके पास एक शीट है जिसकी लेंथ 1 मीटर की है और जो ब्रेड्थ है वो भी 1 मीटर की। तो बेसिकली एक स्क्वायर है जिसकी दोनों साइड्स है 1 मीटर की। तो जो एरिया हो जाएगा वो 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर 10 की पावर 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट करता है।
अब आप मैं आपको इसको अगर मैं केजी के टर्म्स में बताऊं तो 10,000 किलो। अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल आपको बोलूं तो ऑन एन एवरेज आप मान लीजिए कि आपकी जो गाड़ी है ना, मेरे पास कोई भी गाड़ी है, उसका वेट या मास जो है वो 1000 kg का मान लेता हूं। तो 10,000 किलो करने का मतलब हुआ कि इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर एरिया के ऊपर मैं 10 गाड़ियां खड़ा दूं एक के ऊपर एक, तो उसका जो वेट नीचे इस 1 मीटर स्क्वायर पे जो एक्ट करेगा वो होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर हमारे ऊपर एक्ट करता है। बट सबसे पहला सवाल हमारे पास ये आता है कि हमें कभी भी ये प्रेशर महसूस क्यों नहीं होता। तो उसका रीजन है ब्लड प्रेशर। क्या होता है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर के बारे में पता है तो आपको पता है कि हमारे आर्म्स के अंदर क्या होती है, आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं, एंड उनके थ्रू हमारा जो ब्लड है वो आपका फ्लो करता है, राइट। सो ब्लड जो है वो फ्लो करता है। ये जो ब्लड है ये बाहर की तरफ हमारा प्रेशर एक्सर्ट करता है, और ये जो प्रेशर है ये एक्चुअली में बैलेंस करता है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो एटमॉस्फेयर हमारे पर लगा रहा है। अब ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बॉडी का जो सरफेस एरिया होता है वो 2 मीटर का स्क्वायर होता है। तो हमारे ऊपर जो अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करेगी सो दैट विल बी 2 × 10⁵ न्यूटन। तो समझने वाली बात इतनी है कि हम पर इतना फोर्स लगने के बावजूद भी हमें कभी भी इस फोर्स का मतलब महसूस नहीं होता। उसका रीजन सिर्फ इतना ही है क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर जो हमारे ब्लड है वो प्रेशर बाहर की तरफ एक्ट करती है, वो बैलेंस कर देती है दिस मच अमाउंट ऑफ फोर्स को। इसकी वजह से हमें कभी महसूस नहीं होता। लेकिन अगर आप वहीं एक हिली एरिया पे चले जाते हो, हिल पे आप क्लाइंब करते हो, तो उस केस में आपने कभी देखा होगा कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके नाक से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। वो एक्चुअली इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो तो उतना ही है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, तो उसके लिए क्या होगा, जो ब्लड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, मतलब जो नोज है उसमें से जो ब्लड है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो जो नोज ब्लीडिंग है उसका जो मेन कारण है वो यही होता है कि विद हाइट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपका कम हो जाता है, अंदर का प्रेशर उतना ही है, तो जो आपका ब्लड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो मूव करता है। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पर एक्ट करता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने के लिए एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी है। अगर आप एक मान लीजिए एक कैन ले लेते हो, सपोज आपके पास क्या है, एक कैन है, ठीक है। आपने उसको थोड़ा सा पानी से फिल किया हुआ है और आप उसको नीचे से गर्म करना शुरू कर देते हो। अब क्या होगा, अब ये जो बर्नर है ये मेरे पानी को स्टीम में कन्वर्ट करेगा। ये जो स्टीम है ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, और ये जो आपका प्रेशर है ना ये बाहर आने वाले एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होगा, जिसकी वजह से इसके शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर हमने क्या किया, हमने ना एकदम से ना इसको क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद हमने उसको ऊपर एक ठंडा पानी डाल दिया। अब जैसे मैं इसके ऊपर ठंडा पानी डालना शुरू करता हूं ना, अंदर की जो जितनी भी स्टीम है वो कंडेंस हो जाती है, और जब अंदर की स्टीम आपकी कंडेंस होती है तो जो अंदर का जो प्रेशर होता है वो आपका कम हो जाता है। अब क्या, अब अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा, तो जिसकी वजह से आपका जो कैन है वो ऐसे स्क्वीज हो जाता है। आई होप आपको इस बात से अंदाजा हो जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे हमारे ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना एक्ट करता है और लेकिन हमें वो चीज महसूस क्यों नहीं होती। तो अब आपने क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसका जो नोट्स है और साथ में इसका जो 1-2 क्वेश्चन का टेस्ट बनाया है वो अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।